हेलो वेलकम टू पी स्टार ट्यूटोरियल। इस सेशंस के इंसाइड हम डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा है इसके इंसाइड हम लोग यूपीएससी आईएएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2026 का एग्जाम जो 19 ऑफ जून 19, 20 एंड 21 ऑफ जून को एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था यूपीएससी के थ्रू। तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर के इंसाइड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का अपना लेवल कैसा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके अपने पैटर्न क्या है। ठीक अगर हम लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपैरिजन करते हैं तो क्या उससे कुछ मतलब क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे या हम कह सकते हैं कि एज इट उसी पैटर्न को फॉलो किया गया था। तो ये सब कुछ हम लोग लेके डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जो यूपीएससी आईएएस के लिए हमारा अपना जो कोर्स जो चलता है तो उसके इनसाइड जो हमने एफएलटी कराया था जो 2026 के लिए हमारा जो कोर्स चल रहा था, तो एफएलटी भी हमारा हुआ था। एफएलटी जिसमें 4 ऑफ एफएलटी हमने कंडक्ट कराया था और एक एफएलटी जस्ट लाइक एक आईएएस एग्जाम के बराबर ही था। जैसे आईएएस के एग्जाम मतलब इसमें टोटल 6 पेपर्स होते हैं, वैसे हमारे एफएलटी के इनसाइड थे। तो एफएलटी के हमारे अपने जो क्वेश्चन थे और इस बार जो 2026 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्या उनसे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो ये सब कुछ हम लोग लेके इस सेशंस के इनसाइड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है ये एग्जाम साल में एक बार होता है और जून मंथ में ये एग्जाम होता है। एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो टोटल ये 3 डे कंटिन्यू ये चलता है। टोटल 6 पेपर्स ये होते हैं इसमें, और जिसमें फर्स्ट डे जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी का पेपर्स होता है एंड सेकेंड डे की अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर जो ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर थर्ड डे अगर देखा जाए तो इसमें स्टैटिस्टिक्स थर्ड एंड फोर्थ पेपर जो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर से ये होता है। तो 2026 के इनसाइड जो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी के अपने जो क्वेश्चन पेपर के इनसाइड जो क्वेश्चन थे वो किस तरीके से थे। तो अगर हम इसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं जो जैसा कि हमने इसमें क्वेश्चन पेपर को अटैच किया हुआ है और इन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए ठीक, तो इनके अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं इसमें जनरल इंग्लिश का, यहाँ पे बस एक शॉर्ट में हम आपको एक सिनेरियो बता रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर का अपना जो पैटर्न ये है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एस्से बेस्ड ये है, तो ये जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस ये है पैटर्न वही है, इसमें कुछ ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। ठीक, ऐसे हर साल लगभग पूछा ही जाता है। अब जो मेन जो टॉपिक ये है, क्या ये टॉपिक क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए थे या कुछ ऐसे न्यू टॉपिक थे। तो जनरली जो ऐसे बेस्ड जो होते हैं क्वेश्चंस, इसमें टॉपिक का तो रिपीटेशंस होता नहीं है, न्यू टॉपिक ही लिए जाते हैं। बट इसमें से ऐसे जो टॉपिक थे जो हमारे एफएलटी के इनसाइड भी ये पूछे गए थे। सेम अगर हम ऐसे इसमें बात करते हैं, ये प्रिसाइज का क्वेश्चंस होता है, तो प्रिसाइज के भी क्वेश्चंस लगभग सभी पेपर्स में आप देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पैराग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस ये है। पैराग्राफ में ये जो 5 जो टॉपिक होते हैं इसमें आपको रिपीटेशंस आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे एंड प्रिसाइज में तो नहीं है, पर ये जो पैराग्राफ वाले जो पार्ट होते हैं इसमें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपैरिजन करते हैं तो 1-2 आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। सेम ऐसे ही ये सब जो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जिसमें हमको क्या करना एज अ सेंटेंस इसमें बनाना है इनका यूज करते हुए। सेम इसमें भी वही चीज है। और उसके बाद ये सेंटेंस एरर, ये जनरल इंग्लिश बेस्ड ये क्वेश्चंस ये है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अपना जो पैटर्न था सेम इस बार भी वही पैटर्न ये है। इसके पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला। ठीक से अगर हम जस्ट इसी के अगर अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं इसमें, तो जो जनरल स्टडी है, जनरल इंग्लिश अगर देखेंगे आप तो जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर से ये होता है 100 मार्क्स बेस्ड ये होते हैं, जिसमें 30 मार्क्स का एस्से होता है एंड 30 मार्क्स का प्रिसाइज, और रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स बेस्ड ये होते हैं। अब ऐसे ही सेम जो जनरल स्टडी को अगर आप देखेंगे तो जनरल स्टडी के इनसाइड इसमें जो क्वेश्चंस ये हैं, क्वेश्चंस 4 ऑफ मेजर टॉपिक है जिसको लेके कवर किया जाता है।
जिसमें हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, इंडियन पॉलिटी होता है एंड करेंट अफेयर्स होते हैं। तो उन्हीं को लेके ये क्वेश्चंस इसमें लेके कवर किए गए हैं। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होता है, मतलब एक क्वेश्चंस की इनसाइड टोटल है 5 पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 25 मार्क्स होता है, और उसके इनसाइड जो सब पार्ट होते हैं जिसमें 5 मार्क्स बेस्ड ये ईच एंड एवरी जो सब पार्ट होता है वो 5 मार्क्स बेस्ड होता है। तो हिस्ट्री में जो ट्रेडिशनल जो टॉपिक हमारा ये है उनसे लेके ये क्वेश्चंस ये यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ठीक, और कुछ थोड़ा सा न्यू पैटर्न पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो पहला जो पार्ट ये हिस्ट्री का हो गया। दूसरे पार्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चंस जो है, जो सेकेंड पार्ट ये है, ये इसके हिस्ट्री हो गया। ये जियोग्राफी बेस्ड ये क्वेश्चंस ये है। तो यहाँ से भी तो इनके भी अपने जो क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड ये हैं, और कुछ जो न्यू जो क्वेश्चंस के अपने जो पैटर्न ही है, जो न्यू इवेंट जो हो रहे हैं, जो जियोग्राफिकल जो चेंजेज हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस ये इसमें है। ऐसे ही अगर आप इसमें देखते हैं तो ये करंट अफेयर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो जैसे इसमें प्रधानमंत्री इसमें जन ज्योति जो विकास मिशन जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। फिर इसमें जो आपका ये जो स्टडी बेस्ड ये हम कह सकते हैं, और एआई से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो जो लेटेस्ट जो ट्रेडिशनल जो टॉपिक जो चल रहे हैं, जो इशू जो चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन इसमें ये देखा गया। ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं जो इंडियन पॉलिटी का है, तो इंडियन पॉलिटी के इनसाइड जो अपना जो ट्रेडिशनल पार्ट ये है, ट्रेडिशनल जो एडिट पहले से ये है, और कुछ अगर जो न्यू अमेंडमेंट ये होते हैं तो क्या उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस ये हैं कि नहीं। तो फिलहाल इसमें कुछ ऐसे तो नहीं देख रहे, बस यहाँ से अगर आप देख सकते हैं 4th E का जो यूएस टैरिफ रिजीम जो दिया गया है, ये जो अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है, इशू जो चल रहा है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस ये है। ठीक, बाकी उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन प्रेम्बल बेसिस पे है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट ये है, ये एडिट जो ट्रेडिशनल है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस ये बना हुआ है। तो जो जनरल स्टडी के अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कुछ जो ट्रेडिशनल जो पैटर्न है उनको, और कुछ जो लेटेस्ट जो इशू बेस्ड जो चल रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री बेस्ड हो गया या जियोग्राफी बेस्ड ये हो गया, या हम ये कह सकते हैं करंट अफेयर या इंडियन पॉलिसी से रिलेटेड, तो उन पे बेस्ड ये क्वेश्चन इसमें डिजाइन किए गए। तो ये जो अपने जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ये है। पैटर्न में कुछ ऐसा मतलब चेंज देखने को नहीं मिला, प्रीवियस ईयर पैटर्न को ही फॉलो किया गया। ठीक, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे हमारा जो मेन इन सेशंस में आपको स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पेपर के जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसके अपने क्वेश्चन पेपर की क्या पैटर्न है, और इसमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, ये लेके हमें आपको डिस्कस करना है। लेकिन ये टोटल जो एग्जाम जो होता है, टोटल 6 पेपर्स होते हैं, तो एक सिनेरियो आपको बता देना, तो जिसमें हमने आपको जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी से रिलेटेड भी आपको बताया है, तो उससे एक आइडिया लग सकता है कि क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन पेपर के अपने पैटर्न। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट इसमें है स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर्स हम लोग लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये पेपर्स ये होता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर्स की अगर हम इसमें बात करते हैं तो टोटल 4 ऑफ यूनिट्स को मिला के ये पेपर ये तैयार ये किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ यूनिट्स के इनसाइड प्रोबेबिलिटी पार्ट होता है, एंड सेकेंड ऑफ यूनिट्स के इनसाइड हम लोग इसमें देखते हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होता है, एंड थर्ड ऑफ यूनिट न्यूमेरिकल एनालिसिस, एंड फोर्थ ऑफ यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर, इसमें फोर्थ ऑफ यूनिट जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड ये होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ईच एंड मतलब टोटल 4 ऑफ यूनिट हो गए, तो ईच एंड एवरी यूनिट इट मीन्स इसमें 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो टोटल 80 क्वेश्चंस बनते हैं। 200 मार्क्स बेस्ड ये होता है। 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स होता है, एंड इसमें
1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग ये होते हैं। अब जो इसमें जो क्वेश्चन जो बना हुआ है, अगर हम इसके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखते हैं तो मैंने आपको तो बता दिया कि इसमें टोटल 4 ऑफ यूनिट्स इसमें इंक्लूड होता है। बाकी इसमें चलिए यहां से जो क्वेश्चन इसमें बना हुआ है, क्वेश्चंस में अगर आप इसमें देखते हैं तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो एक तो क्वेश्चंस हो गया एंड उसके 4 ऑफ ऑप्शंस हो गए, फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड देन उसके अकॉर्डिंग कि इसमें कितने स्टेटमेंट करेक्ट ये है एंड देन, और उसके बाद जो एक न्यू पैटर्न जो है कि कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट 3 आइटम नेक्स्ट 2 आइटम। तो एक पीडीएफ मतलब एक क्वेश्चंस का पैटर्न देके और उससे इससे मतलब एक सेक्शंस देके और उससे डिफरेंट ऑफ ये क्वेश्चंस को क्या किए जाते हैं, जनरेट ये किए जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये जो फर्स्ट क्वेश्चंस का एज ए पार्ट जो है, जो इसमें जो दिया गया है ये ज्वाइंट पीएमएफ बेस्ड ये क्वेश्चंस है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस का बेस्ड क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डिस्क्रीट बेस्ड ये रेंज ये चल रहा है। हम आप सभी को बताना चाह रहे हैं इस सेशंस के इनसाइड हम लोग इस क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशंस पे नहीं जाएंगे, बस हम आपको इस सेशंस के माध्यम से पेपर का पैटर्न और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर से कैसे मिलता जुलता है और हमारे अपने जो एफएलटी जो कराए गए थे उससे कैसे मिलता जुलता है, बस हम लोग वो लेके डिस्कस करेंगे। और इसके बाद का जो हमारा जो सेशंस होगा उसमें हम लोग यूनिट वाइज बेस्ड जो क्वेश्चंस को लेके, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो गया या और भी जो जितने भी डिफरेंट यूनिट्स हैं उसमें से हम कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस को लेके हम लोग पिक करेंगे, जो अगर कुछ न्यू पैटर्न बेस्ड हो तो उनको लेके हम लोग अलग अलग सेशंस के इनसाइड लेके डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस सेशंस के इनसाइड हम लोग क्वेश्चन पेपर के पैटर्न और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं वो हम लोग लेके डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है ये एज इट प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता है, ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजेस, हाँ थोड़ा बहुत इसमें आप चेंजेस देखने को आपको मिल सकता है कि यहाँ पे जो ये फंक्शन जो क्रिएट किए जाते हैं एक्स वाई बेस्ड ये, तो वो कितने टफ इजी टू इजी या टफ टू टफ कैसे बनाए जा सकते हैं वही। तो अब इसमें ये जो दिया गया है इससे आपसे वेरिएंस पूछा जा रहा है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस पूछा जा रहा है, और फिर अगर आप इसमें देखते हैं तो ये एक प्रोबेबिलिटी का पार्ट ही आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन यहां से अब ये ज्वाइंट दिया गया है तो ज्वाइंट से पहले आपको मार्जिनल निकालना पड़ेगा, फिर मार्जिनल जब आपका निकल जाएगा तो उससे फर्स्ट आर्डर सेकेंड आर्डर मोमेंट निकाल के आप इसका वेरिएंस निकालेंगे। ऐसे ही पहले आप यहां से मार्जिनल निकाल के कंडीशनल निकालेंगे और फिर कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस करेंगे, और यहाँ से ये जो एक्स वाई जो दिया गया लेस दैन इक्वल टू n है तो इसमें से वो कौन से पेयर हैं जिनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लेस दैन इक्वल टू ये 1 होता है। तो ऐसे डिफरेंट सा पेयर जो होंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे और उसी पे हम बेस्ड हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। अब ये क्वेश्चंस टाइम टेकिंग है, इतना हम इसको कह सकते हैं कि इजीली हम इसको कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, पर ये है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लेकिन ये है कि अगर हम इस क्वेश्चंस को सही से करते हैं तो हम इसमें मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन स्कोरिंग भी होते हैं। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अपने जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए ये क्वेश्चंस एक तरीके से हम कह सकते हैं ये बना हुआ है। सेम इसी अब इसमें देख सकते हैं 3 हो गया, ऐसे ही 1 2 यहां से आप देख लीजिए। अब सेम यहां से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये पीडीएफ नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, यहाँ से फंक्शंस क्रिएट किया जा रहा है तो ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का अपना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो डिस्ट्रीब्यूशंस पार्ट होता है तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछा गया। तो मेन हमें देखना है कि ये पैटर्न, तो कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट 2 आइटम या नेक्स्ट 3 आइटम से रिलेटेड ये क्वेश्चन से ये है। तो ये प्रीवियस ईयर पैटर्न को ही हम लोग कह सकते हैं, पर ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस्ड है, इतना इजी वे में हम इसको कर नहीं सकते हैं।
हमें इसमें कैलकुलेशन इसका करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जब बस क्वेश्चंस आप देखें और इसके तुरंत इसके आंसर तो इसके कर लेंगे, नहीं, आपको 1 बाय 1 इसके स्टेप से लेके चलना पड़ेगा। सेम ये भी क्वेश्चंस ये कंटिन्यूअस बेस्ड ये है, और यहाँ से आपको कंडीशनल पीडीएफ निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस को कर सकते हैं। और बाकी रिग्रेशंस की बात किया जा रहा है, सॉरी कंडीशनल वेरिएंस, तो आपको सेकेंड ऑर्डर कंडीशनल मोमेंट निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनल मोमेंट, एंड देन उसके बाद आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस में कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिनको आप यूज करके आप इसके आंसर तक जा सकते हैं। आपको जो इसका अपना जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसी मेथड्स के माध्यम से आपको इनको क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, ठीक। बाकी के क्वेश्चंस ये भी आप देख सकते हैं, इसमें ज्वाइंट पीडीएफ ये दिया हुआ है। बाकी आपसे कंडीशनल डेंसिटी की बात किया जा रहा है और इनसे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक। यहाँ पे कंडीशनल डेंसिटी दोनों में पूछा जा रहा है कि एक्स गिवन वाई एंड वाई गिवन एक्स, तो इसमें भी कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले हमें मार्जिनल निकालना पड़ेगा, फिर हम इसका कंडीशनल निकालेंगे। तो 1 से 9 जो क्वेश्चन नंबर 1 से 9 दिया गया कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमें जो इसका अपना जो ट्रेडिशनल पार्ट है उसी के माध्यम से हमें इस क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, ठीक। सेम बाकी ये आप देख सकते हैं जो एक्स एंड वाई जो दिया गया है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये है, और जेड है द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से कंडीशन बेस्ड ये पूछा जा रहा है। तो जो इसके अपने जो बेसिक आप जो प्रॉपर्टी है उसके माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखते हैं, इस क्वेश्चंस को देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या करता है, ये फॉलो करता है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होने चाहिए। इन सब क्वेश्चन में तो आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, पर ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये सब क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं, तो एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ढूंढ के कर लेना चाहिए, ठीक, और स्कोरिंग भी होते हैं। सेम इसी पैटर्न में जो रेस्ट आप जो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बेस्ड ये दिया गया, तो इन्फॉर्मेशन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दिए गई, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, तो इनसे रिलेटेड ये भी क्वेश्चंस इजीली किया जा सकता है। ऐसे यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया, इन क्वेश्चंस को भी हम आसानी से कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस ये है, और एक ये जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड दिया गया है, ये एक थोड़ा सा एक न्यू पैटर्न पे ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर इस टाइप का एक क्वेश्चंस ये पूछा गया है और उनसे इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में आप इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो एक तो ये जो एक्साई जो है ये रैंडम वेरिएबल से है, और उसके साथ साथ ये एन भी क्या है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं वो भी एक रैंडम वेरिएबल से ये है, ठीक। तो इसका अपना एक बेसिक आप जो रिजल्ट ही होता है जिसके माध्यम से हम इसका एक्सपेक्टेशन निकालना होता है, अगर इसका आपका वेरिएंस निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक न्यू, मतलब ये इंफॉर्मेशन एक न्यू बेसिस पे ये है, और बाकी ये पैटर्न कर देखते हैं तो प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता है, ठीक। और हम इसको अगले क्लास में जब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा इसमें हम इसके सॉल्यूशंस के साथ हम लेके डिस्कस करेंगे, तो जो नए नए टाइप के क्वेश्चन देंगे। बाकी अब ये भी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल बेस्ड ये क्वेश्चंस ये है, ठीक। यहाँ से ये भी एक ट्रेडिशनल बेस्ड ये क्वेश्चंस ये दिया गया है, इसमें एडिट हमारा जो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा इसमें, ठीक। यहाँ से अगर आप ये देखेंगे तो ये एक न्यू पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है इस बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 आपको एक न्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी ये सब तो प्रीवियस बेसिस से है, और कुछ जो बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन से उसी से रिलेटेड ये भी बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बड़ा मोस्ट फेमस ये पीडीएफ ये है, और ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये भी एक इंफॉर्मेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट का दिया गया, और इनके बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो पहले हम इनके बीच का कोवेरियंस निकालेंगे और इसका अपना वेरिएंस निकाल के हम यहाँ से इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक। ऐसे ही कुछ और भी सारे ये कोरिलेशन कोफिशिएंट जो दिया गया, तो कैलकुलेट द ये सैंपल साइज बेस्ड ये दिया गया। तो ये जो टेस्टिंग का जो पार्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड जो टेस्टिंग बेस्ड ये है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन ये डिजाइन किया गया है, और ये ऑर्डर स्टार्सिस बेस्ड ये है। और अगर ये आप देखेंगे
तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ड ये क्वेश्चंस है। तो अब ये क्वेश्चंस भी इजीली किया जा सकता है, ठीक। क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से आप देखेंगे तो जस्ट ये कोरिलेशन कोफिशिएंट को ही क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट ये करेगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट होता है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के स्क्वायर के बेस्ड ये होता है। तो इसमें 1 3 दिया गया, 3 1 दिया गया, तो 1 3 के बीच में ये कोरिलेशन कोफिशिएंट को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट ये करेगा। तो इसका आंसर ये ही हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनको किया जा सकता है। ये भी मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बेस्ड दिया गया, तो इन्फॉर्मेशन एंड देन स्क्वायर। यहाँ से ये अगर हम कह सकते ये इन्फॉर्मेशन दे के इसके अपने डिस्ट्रीब्यूशंस की बात किया जा रहा है, तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेगा और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या हो जाएगा, तो n माइनस ये 1 बेस्ड ये हो जाएंगे, ठीक। इसमें हाँ n माइनस 1 बेस्ड ये हो जाएंगे। तो यहाँ से ये करेक्ट ये हो जाएगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप देख के भी आंसर बता सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस में आपको अच्छा खासा कैलकुलेशंस आपको करना पड़ेगा। जैसे अब ये सब क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको बिना कैलकुलेशंस किए आप इसके आंसर को बता नहीं सकते हैं। और ये सब जो है तो एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो इंडिकेट करता है कि ये क्वेश्चन जैसे बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया है, तो इसके इन्फॉर्मेशन बेस्ड हमें लेके क्या करना है, इनको एज अ सॉल्व करना है। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ x एक्सपेक्टेशंस ऑफ y इसमें क्या होगा, ये बराबर होगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो हम यहाँ से इसके एक्सपेक्टेशंस के पार्ट को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेशंस ऑफ x गिवन y, इन इसी इन्फॉर्मेशन से हम ये निकालेंगे और फिर हम इस पर एक्सपेक्टेशंस लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ ये x निकल जाएगा और बाकी ये इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है तो ये हम कर सकते हैं। कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस का एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो वहाँ से एक्सपेक्टेशंस ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ये y भी निकल जाएगा। सेम अगर ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकल जाता और ये कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर ये 0 दिया गया है तो हम उसके माध्यम से प्रोडक्ट मूवमेंट को भी निकाल, क्योंकि कोवेरियंस इक्वल टू जो होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर 0 दिया गया इट मीन्स ये कोवेरियंस भी 0 हो जाएगा एंड कोवेरियंस अगर 0 है तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ x एंड y जो हो जाएगा वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ y के इक्वल ये हो जाएगा। तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस ये कि आपको फार्मूला याद है तो अगर आप इसको इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक नया आपको देखने को, मतलब ये पीडीएफ ही जो दिया गया है ज्वाइंट पीडीएफ, ये एक नया, इससे पहले ये आईएसएस में इस पीडीएफ का यूज नहीं किया गया है, तो ये एक नया आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ तक ये लगता है देखने से एक आइडिया लग रहा है कि हो सकता है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या करता हो, फॉलो करता हो, पर ये हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये रिग्रेशंस ऑफ y और x की बात किया जा रहा है तो इट मीन्स हमें कंडीशनल एक्सपेक्टेशन इसमें y गिवन x हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम इसके आंसर तक ये जा सकते हैं, ठीक। बाकी की ये भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ऐसे ये इंफॉर्मेशन दिया गया है वेरिएंस, तो एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये है, तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस ये है। ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ये है और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस का इन टर्म ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे ही ये आप देख सकते हैं ये टी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक ये आपको एक नया क्वेश्चन थोड़ा सा एक पैटर्न आपको देखने को इस बार ये मिल रहा है। तो इस तरीके से जो टोटल 40 क्वेश्चंस ये हो गए और 40 क्वेश्चंस यहाँ पे इसमें डिजाइन किया गया। अब ये जो 40 क्वेश्चंस ये हैं, ये 40 क्वेश्चंस अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जैसे खासकर जो ज्वाइंट पीडीएफ से रिलेटेड एंड ज्वाइंट पीएमएफ से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन जो क्रिएट किए गए हैं वो एज इट प्रीवियस ईयर से ये हैं, और बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको मतलब हम ये कह सकते हैं 40 में से 5-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा न्यू पैटर्न पे, और रेस्ट आप जो क्वेश्चंस जस्ट प्रीवियस ईयर के जो अपने जो पैटर्न है उन्हीं को फॉलो किया गया। इसमें से मतलब इसमें से 5-7 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे अपने एफएलटी से भी मतलब देखने को मिला है। एज इट वही नहीं कह सकते, लेकिन आपको फॉर्मेट वहां से देखने को ये मिल सकता है, ठीक। अब सेम इसी वे में न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो क्वेश्चंस ये है, न्यूमेरिकल एनालिसिस से टोटल 20 क्वेश्चंस ये हैं एंड 20 इसमें 20 या 15 क्वेश्चन देखना पड़ेगा।
बट ये है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो इस बार का जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। और अक्सर आप देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का अगर हम 2016 से बात करते हैं, 2016 से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का पैटर्न स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक जो भी पैटर्न जो चल रहा है लगभग सेम उसी तरीके का न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको पैटर्न अलग सा देखने को मिलता है, और रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट उनके जो ट्रेडिशनल पैटर्न उसी पैटर्न को लेके ये क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो ये तो सेम उसी वे में ही है, चाहे कोई भी क्वेश्चंस अगर बात करते हैं। अब ये से इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एस.सी. गुप्ता की जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एज इट वहीं से क्वेश्चंस पिक कर लिए गए, और जनरली इसको पढ़ने के लिए जो हमारे अपने जो ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो बुक है अगर हम उसको फॉलो करते हैं, एस.सी. सक्सेना की भी बुक को भी अगर हम इजीली फॉलो कर लेते हैं तो भी हमारा ये क्वेश्चंस ये हो जाता है। पर ये होता है कि जो अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चंस ये है तो इसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम देख के या थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके हम उसके आंसर तक जा सकते हैं, और जो रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस होता है उसमें काफ़ी अच्छा खासा कैलकुलेशंस आपको करना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया। सेम इसी पैटर्न में अब देखिए इसमें इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो अब ये सब क्वेश्चन से बिना इसको कैलकुलेट किए आप इसके आंसर तक जा नहीं सकते, इसमें काफ़ी अच्छा खासा आपको कैलकुलेशंस ये करना पड़ेगा। ऐसे ये भी जो दिया गया है यहाँ से ये भी क्वेश्चंस है, कोई भी इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिनका आप यूज करके आप इन क्वेश्चंस को आप कर ले जाएं, तो आपको कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। ऐसे ही बाकी और सब अब ये सब क्वेश्चन हार्ड एंड फास्ट रूल है, मतलब जो इसके अपने जो फार्मूले उस फार्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट इसके आंसर को बता सकते हैं। ठीक, यहाँ से ये भी क्वेश्चंस जो है और इस क्वेश्चंस में ये तो सीरीज बेस्ड ये क्वेश्चन जो दिया गया है तो इसके प्रोडक्ट हाँ ये भी थोड़ा सा एक न्यू पैटर्न पे बेस्ड आपको इस बार देखने को मिला गया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये भी एक न्यू पैटर्न पे ये इस बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस के इनसाइड ये देखने को मिला है, और बाकी तो एज इट वो सेम है। अब इसमें भी आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिना कैलकुलेशंस के आप इसके आंसर तक इसके नहीं जा सकते हैं। तो ये सब है। अब सेम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है अगर उन क्वेश्चन पेपर को हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारे ये भी क्वेश्चंस ये हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा न्यू पैटर्न पे हैं, और जो रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस है कुछ प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता या कुछ उन टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इसमें जो फर्स्ट 2 यूनिट की बात करें जैसे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, जिससे 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ही हैं, और ऐसे ही अगर हम लोग सेकेंड यूनिट्स की बात करते हैं इसमें थर्ड यूनिट तो न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एज अ 4th यूनिट से ही हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग लेके डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर ये एज टू कंपेयर हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के बेसिस पे ये पेपर स्कोरिंग है, और इसमें इजीली इसको किया जा सकता है। स्टैट फर्स्ट पेपर जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और उसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा कैलकुलेशंस करना पड़ता है, एंड उस कैलकुलेशंस के बेस पे ही आप उसके आंसर तक आप जा सकते हैं। बट स्टैट सेकेंड पेपर्स में ये होता है कि ये रिजल्ट बेसिस पे अगर ये इनके रिजल्ट को अगर अच्छे से आपको रिलेट मतलब एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर ले गए हैं तो आप इसके आंसर को आसानी से ये कर सकते हैं। तो अब इसमें जो इस बार जो क्वेश्चन जो पूछा गया है अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं चलिए, तो इसमें ये चलिए ये स्टैट सेकेंड पेपर से ये हो गया।
इसमें स्टैट सेकेंड पेपर की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां से चलिए ये सेकेंड पेपर है, और सेकेंड पेपर में टोटल 3 ऑफ यूनिट्स इसमें इंक्लूड होता है, जिसमें पहले यूनिट्स की अगर बात करते हैं तो लीनियर मॉडल होता है, और सेकेंड जो यूनिट होता है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के इनसाइड एस्टिमेशन थ्योरी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, एंड इसमें SPRT सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट। तो इनको मिला के ये यूनिट ये तैयार होता है, और उसके बाद इसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ये होता है। तो इनके जो क्वेश्चंस ये हैं, अगर आप इसमें जो क्वेश्चन इसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस के रिजल्ट को अगर आप सही से इसमें इंटीग्रेट करना अगर आप सीख गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन पेपर को आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप देख के उसके आंसर को आप इजीली आप उसमें बता सकते हैं कि इसका अपना आंसर ये क्या होगा क्या नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से ये है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से है, और डिस्ट्रीब्यूशंस के इनसाइड खासकर जैसे कंटिन्यूअस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए, जिसमें यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, बीटा, गामा, और अगर हम डिस्क्रीट बेस्ड बात करते हैं तो इसमें बर्नौली, बायनोमियल, पॉइसन, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए। तो जो कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, उन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के अपने जो रिजल्ट हैं, उन रिजल्ट को अगर हम लोग सही से इंटीग्रेट करना सीख गए हैं, तो हम उनके मतलब ये जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इजीली हम इसमें बता सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर आप देखेंगे यहाँ से ये क्वेश्चन ये है, ये इंफॉर्मेशंस दे के इसमें रैंडम सैंपल ये है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन विच ऑफ द देन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स ऑफ ये म्यू। इसमें कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स की ये बात किया जा रहा है कि वो क्या ये है, ठीक। अब एक तो इसमें अगर आप देखेंगे तो किसी डिस्ट्रीब्यूशंस का जिक्र नहीं किया गया कि ये मतलब जो सैंपल जो ड्रॉ किया जा रहा है किस डिस्ट्रीब्यूशन से ये लिया जा रहा है, ऐसा कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं बताया। पर ये है कि ऐसा इसमें मेंशन कर दिया गया कि उस डिस्ट्रीब्यूशन से लिया जा रहा है जिसका मीन म्यू है एंड वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर, ये दिया गया। तो अब इसमें से कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स की बात पूछ किया जा रहा है। तो अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस की इसमें अगर देख रहे हैं, तो एक तो जो सैंपल मीन है, अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये सैंपल मीन है, सैंपल मीन ऑलवेज अनबायस्ड टू पॉपुलेशन मीन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और अगर ये पॉपुलेशन मीन है, और ये अगर हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी बेस्ड अगर ये पॉपुलेशन से ये है, तो सैंपल मीन ऑलवेज एज ए क्या होगा कंसिस्टेंट एस्टिमेट ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट अब इस क्वेश्चन का आंसर ये इसका अपना ये हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम लोग रिजल्ट को लगाते हैं तो हम इन क्वेश्चंस को इजीली इसको हम लोग बता सकते हैं कि इसके अपने आंसर ये क्या होंगे। बाकी के और भी सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चन जो दिया गया है जैसे ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन ये है, पर ये है कि उसके ओरिजिन में क्या कर दिया गया शिफ्ट कर दिया। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो बेस उसका जो बेसिक जो होता है, और मतलब थीटा ई टू पावर माइनस थीटा एक्स होता है, और एक 1/थीटा ई टू पावर इसमें एक्स बाई थीटा होता है, और फिर एक्स माइनस थीटा, और उसके बाद एक्स माइनस थीटा अपॉन ये थीटा बेस्ड ये होता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस ये पूछा गया है। अब इसमें जो बेस्ट क्रिटिकल रीजन्स की बात करेंगे, तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन्स का हमको एनपी इसमें नीमेन पियर्सन लेमा का यूज करके हमें निकालना पड़ेगा। तो या तो हमें ये सब चीज़ें याद हो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस का, या तो जो हमारे अपने जो फार्मूले उन फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करें सॉल्व करें। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिनका हम यूज करके डायरेक्ट इसके आंसर को बता दें, और इस क्वेश्चंस में हमें काफ़ी अच्छा खासा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चंस को
इसमें बता सकते हैं। अब जैसे ये मान लीजिए ये जो दिया गया है, साथ में यहाँ से ये दिया गया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये हो गया और ये पैटर्न हो गया। दोनों का पीडीएफ लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है, बस इसमें 2 पैरामीटर बेस्ड है और इसमें सिंगल पैरामीटर बेस्ड ये क्वेश्चंस ये दिया गया। अब जैसे ये क्वेश्चंस है, इसमें अगर सफिशिएंट स्टार्सिस की बात करेंगे तो सफिशिएंट स्टार्सिस इन टर्म ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर स्टार्सिस बेस्ड ये होता है, और ये इसका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट दिया गया, तो इसको प्रोबेबिलिटीज़ पे ऑपरेट करते हैं और इसके बीच अगर हम थीटा रख देते हैं तो वो जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब इस पे बेस्ड ये यहाँ से लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप क्वेश्चंस कर सकते तो इसमें इनवेरिएंट प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसके और सारी इंफॉर्मेशंस को बता सकते हैं। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया 8 की अगर बात देखते हैं तो 8 में अंडर नल हाइपोथेसिस और अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे पीडीएफ का यूज किया गया है। तो पीडीएफ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू बेसिस भी हो सकते हैं। तो बाकी इसमें जो पावर की बात किया जा रहा है तो पावर को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैज पावर। तो जस्ट ये क्रिटिकल रीजन्स ये दिया गया, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑपरेट करके अंडर नल हाइपोथेसिस इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बेस्ड हम इसमें निकालेंगे। तो 1 माइनस बीटा इसके क्या करते हैं, पावर फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले बीटा को निकाल लिए और फिर हम लोग 1 माइनस बीटा कर देंगे तो इसके पावर फंक्शंस ये निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, यहाँ पे सफिशिएंट एस्टिमेटर्स ऑफ ए थीटा की बात किया जा रहा है। तो सफिशिएंट एस्टिमेटर्स ये क्या हो जाएगा, तो जब भी इसमें जो सफिशिएंट एस्टिमेटर्स होगा वो सम ऑफ एक्स आई के फॉर्म में ही होगा। तो सम ऑफ एक्स आई के फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि ये इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब इसमें जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के जो क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चंस में बहुत कुछ ऐसा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। ठीक, ये एज इट जो प्रीवियस सेट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस से मिलता जुलता है, जबकि इस बार का जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन में भी क्या है, क्वेश्चन पेपर ये इजी है। जस्ट जो इसके पहले जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा उसका लेवल टफ था, लेकिन इस बार का ये इजी है। ठीक, बाकी जितने भी सारे हम क्वेश्चंस ये कर सकते हैं। इस बार जो क्वेश्चंस स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से, इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 60 क्वेश्चंस ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से ये क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, और अब ये क्वेश्चंस ये रिपीटेड है। यहाँ से ये जो पीडीएफ है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है। इनसे अनबायसनेस से रिलेटेड हो गया, मेथड ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड हो गया, एमएलई बेस्ड हो गया, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। अब जैसे इसमें करेंगे तो ये भी इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा, ये इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। और यहाँ से करेंगे तो ये इसका एमएलई है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इसका क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड इसका क्या होगा, तो ये करेक्ट ये हो जाएगा। तो सॉल्व करने से, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ है, बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये आप इसके जस्ट प्रीवियस ईयर से अगर आप देखेंगे तो भी यहाँ से ये मतलब इस पीडीएफ का यूज करके क्वेश्चंस ये बनाया गया। बाकी तो ये सब तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ये हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एमएलडी क्या होगा, म्यू के लिए, सिग्मा स्क्वायर के लिए उसका लाइक्लीहुड फंक्शंस क्या होगा, तो ये इसमें लेके क्वेश्चंस बनाया गया है। अगर ये आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके इसके एमएलडी अल्फा एंड बीटा को लेके बनाया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस ये हैं। एमएलई अगर हम इसमें करेंगे तो अल्फा और बीटा के लिए एमएलई इन टर्म ऑफ ऑर्डर स्टार्सिक्स होगा, तो फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टार्सिक्स बेस्ड ये एमएलई ये होगा। ठीक, ये बूट स्ट्रैप से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस ईयर बेस्ड ये से रिलेटेड ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑर्डर स्टार्सिक्स बेस्ड इसमें सफिशिएंट स्टार्सिक्स ये होता है। बाकी ये सब तो जस्ट रिजल्ट बेसिस ही क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे मिस भी नहीं होने चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें क्या मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो फॉर द सिंगल ऑब्जर्वेशन बेस्ड एग्जिस्ट करता है, और अगर n ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो कॉची में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये अगर आप देखेंगे तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस का, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस में टी में एक पैटर्न चलता है, तो इसके लिए जो अनबायस्ड एस्टिमेट यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर जो अनबायस्ड है वो यूनिफॉर्मली भी इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये बर्नौली जो होता है एक्सपोनेंशियल फैमिली बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस ये होते हैं। तो टी माइनस वन एन माइनस वन ये होता है। तो एक पैटर्न इसमें चलता है, और पैटर्न इसमें
देखिए इसमें थोड़ा सा t -1, क्योंकि इसके लिए p1 - p के लिए पूछा गया है ना, तो पहले हम t के लिए निकालेंगे और फिर हम लोग p² के निकालेंगे और फिर उसके वैल्यू को हम लोग रख के यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें सॉल्व कर देंगे, तो वो हमारा ये निकल जाएगा। ठीक, ऐसे ही और भी सारे जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो है SPRT से, ये SC गुप्ता की जो मैथमेटिकल स्टार्सेस की बुक है उसमें बर्नौली और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके SPRT बेस्ड क्वेश्चंस ये हैं। तो लगभग हर साल अगर आप देखेंगे तो SPRT से क्वेश्चंस आपको उन्हीं 2 डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके बनते हैं। अब उनको जैसे भी तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से बनाना चाहा जाए वैसे क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो हम इसमें देख सकते हैं टोटल ये कितना क्वेश्चंस हो गया, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस इसमें स्टार्स का इन्फ्रेंस है। जनरली 40 क्वेश्चंस माना जाता है, पर ये 40 से 50 क्वेश्चंस होता है। जब वो 50 होता है तो जो इसमें जो लीनियर मॉडल होता है, लीनियर मॉडल से उसकी क्वेश्चन नंबर संख्या उसका घट जाता है, तो टोटल यहाँ से 10, मतलब इस बार 10 क्वेश्चंस ये बनाया गया है। तो लीनियर मॉडल से बहुत कुछ ऐसा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं। सेम अगर इसी बेस में देखेंगे तो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्वेश्चंस प्रीवियस पैटर्न बेसिस पे हैं। कुछ ऐसे मतलब अलग सा क्वेश्चन उसमें देखने को नहीं मिला है, लगभग सेम है। ये क्वेश्चंस ISS का रिपीटेड क्वेश्चंस ये है। बाकी अगर आप देखेंगे ये G इनवर्स से रिलेटेड ये भी है, ये तो ISS में लगभग दो बार क्वेश्चन पूछ लिया गया और ये तीसरा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही ये भी लगभग 4 से 5 बार ये ISS में ये क्वेश्चंस ये पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 ये ISS में एक बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है और ये शायद 16 या 17 में तो ये इस बार आपको देखने को मिला है। ठीक, तो एक पॉलिनोमियल बेस्ड ये है और एक लीनियर बेस्ड ये है, 2 मॉडल दिया गया है। उसमें एरर की बात किया जा रहा है, तो जिस मॉडल में जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं तो उसके एस्टिमेशंस में उतना ही प्रॉब्लम होता है, पर उनके थ्रू जो निकलने वाला एस्टिमेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और जब एस्टिमेट काफ़ी अच्छा हो जाएगा तो इनके बीच का जो एरर होगा वो एरर कम होगा, और जब एरर कम होगा इट मीन्स Q का जो एरर होगा वो P के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो वहाँ से हम इसके इंफॉर्मेशंस को बता देंगे, तो इट मीन्स ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट ही हो जाएगा। और क्या इट कैन बी हैपेंड Q भी 0 बट P Q क्योंकि एरर कम हो रहा है तो वो टेंस टू 0 हो सकता है और P ऑलवेज एज ग्रेटर देन 0 हो सकता है। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि मॉडल में अगर नंबर ऑफ पैरामीटर जितना ही ज़्यादा है तो एस्टिमेशंस में प्रॉब्लम होगा, बस उनके थ्रू जो निकलने वाला एस्टिमेट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और जब एस्टिमेट अच्छा होगा तो जो एरर होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं, इसमें सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये तो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट एक तरीके से एस्टिमेबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जिनका वेरिएंस सबसे कम हो, एक तो वो अनबायस्ड हो और वेरिएंस सबसे कम हो, तो वहाँ से ये क्वेश्चन ये पूछा गया। ऐसे ही ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो ये जस्ट ये रिजल्ट बेसिस पे ये क्वेश्चंस ये दिया गया है कि इसमें अनबायस्ड है, इसमें एस्टिमेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन लीनियर मॉडल्स हैं, डायरेक्ट रिजल्ट बेसिस क्वेश्चंस ये हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं, बस ये कि अगर आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे से पता है तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टार्ट इसमें आप देखेंगे जो नेक्स्ट आप जो क्वेश्चंस जो है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं जो इसमें जैसे ये क्वेश्चन जो दिया गया है नेशनल अकाउंट्स फॉर फील्ड ऑपरेशंस डिविजन्स और फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिविजन्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के अपने जो टॉपिक है, जो मेजर ऑफ जो टॉपिक है, उन मेजर ऑफ टॉपिक से क्वेश्चंस ये हैं। और उसके साथ साथ इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे सेंसस बेस्ड ये क्वेश्चंस ये हो गया, और इंडेक्स नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे 2-3 क्वेश्चन इसमें आया हुआ है।
तो यहाँ से आप इसमें इंडेक्स नंबर से रिलेटेड यहाँ से ये जो क्वेश्चंस हैं तो इनको भी हम लोग देख सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का इन्फरेंस का, मतलब इसमें स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर्स, तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो एक जो प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है, ठीक, उनके अपने जो क्वेश्चंस के लेवल से हम उसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं, उससे टफ नहीं कर सकते, ठीक। जो भी ये क्वेश्चंस ये पूछा गया है उसके इक्विवेलेंट है, उससे टफ नहीं है, हम उससे इजी ही कह सकते हैं जो इस बार का ये क्वेश्चंस ये पूछा गया है। तो अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स थर्ड पेपर की बात कर लेते हैं। तो थर्ड पेपर ये क्वेश्चन इस बार कैसा ये पूछा गया, देखिए थर्ड पेपर अभी जो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर जो था वो जो क्वेश्चन पेपर है एक तरीके से क्या होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर हम लोग थर्ड पेपर की थर्ड एंड फोर्थ पेपर की बात करते हैं तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड ये पेपर से ये होता है। तो डिस्क्रिप्टिव इसमें स्टैटिस्टिक्स थर्ड पेपर के इनसाइड टोटल 3 ऑफ ये यूनिट इसमें इंक्लूड होते हैं, और 3 ऑफ यूनिट्स की अगर हम इसमें बात करते हैं तो जिसमें यहाँ से इकोनोमेट्रिक्स हो गया, सैम्पलिंग सर्वे एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को मिला के ये क्वेश्चन पेपर ये बनता है। ये पेपर कंपैरिजन तो हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट सेकेंड उनके कंपैरिजन में ये टफ माना जाता है। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होते हैं, टू सेक्शन बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर ये बनता है। सेक्शंस ए जिसमें 2 फुल क्वेश्चंस होते हैं, एंड सेक्शन बी जो होता है टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, और 6 क्वेश्चंस में इसमें 2 क्वेश्चंस एज इकोनोमेट्रिक्स होता है, एंड 2 क्वेश्चन सैम्पलिंग सर्वे, एंड 2 क्वेश्चन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरीके से अगर ईच एंड एवरी यूनिट्स बेस्ड अगर हम लोग करते हैं तो 105 टू 110 मार्क्स को बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ओवरऑल ये जो पेपर जो होता है अगर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऐड कर देते हैं तो इस तरीके से 8 क्वेश्चंस हो गए, और एक कंप्लीट क्वेश्चन जो होता है 40 मार्क्स का होता है, तो इस तरीके से 320 होता है, बट हमें 200 मार्क्स बेस्ड इसमें अटेम्प्ट करना होता है, 3 आवर बेस्ड ये पेपर से ये होता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस यहाँ से थर्ड पेपर के इसमें अगर देखा जाए चलिए थर्ड पेपर में यहां से जो क्वेश्चंस इसमें जो पूछा गया, अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अब इसमें अगर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं ये सैम्पलिंग सर्वे से ही है, दूसरा क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक्स से ये है, एंड थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से ये क्वेश्चन ये पूछा गया। इन क्वेश्चन पेपर इसमें जो पहला क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है फर्स्ट, ये एस.सी. गुप्ता की जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक है, जो उसके अपने एग्जाम्पल हैं वहीं से ये क्वेश्चंस ले लिया गया, और इस तरीके का क्वेश्चंस हमारा अपना जो एफएलटी जो कराया गया था उस एफएलटी में भी क्वेश्चंस ये इंक्लूड किए गए थे। यहाँ से ये ऑब्टेन्ड जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट मतलब जीएलएस की बात किया जा रहा है, और यहाँ से जीएलएस के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, एक होमोसिडासिटी और दूसरा हेट्रोसिडासिटी, एंड होमोसिडासिटी में ओएलएस और हेट्रोसिडासिटी जिसमें जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर जीएलएस की हम लोग बात करते हैं। तो इसके बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड पैरामीटर का एस्टिमेशंस
और उस पैरामीटर्स के माध्यम से उसका अपना वेरिएंस और वो अनबायस्ड होता है, कंसिस्टेंट होता है। इस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, लेके वेरीफाई ये करना है। तो ये क्वेश्चंस इजीली हो सकता है। इस क्वेश्चंस में मान लीजिए अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो इस क्वेश्चंस को तो किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक ये है और इनको तैयार करके ही हम लोग आगे की चीज़ों को हम लोग लेके चलते हैं, तो ये आसानी से इसमें किया जा सकता है। सेम ऐसे ही अगर आप आते हैं तो ये एक डिमांड फंक्शन से दिया गया है और डिमांड फंक्शन से आपको इलास्टिसिटी या और भी सारी चीज़ें पूछा जा रहा है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर हम लोग ऑन एवरेज की बात करते हैं तो BNC इजीली किया जा सकता है। इट मीन्स हम इसमें 25 मार्क्स हम कह सकते हैं कि इजीली इसमें किया जा सकता है। तो एज टू जो अगर हम इससे कंपेयर करते प्रीवियस ईयर से तो ये इजी है, ठीक। बाकी के जो क्वेश्चंस अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ से अब ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब एक तरीके का रिजल्ट ही है और रिजल्ट बेसिस ये इंफॉर्मेशन से ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चंस को भी इजीली किया जा सकता है, क्योंकि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम लोग एस्टिमेटर्स, उसकी अनबायसनेस प्रॉपर्टी, उसका अपना वेरिएंस और वेरिएंस ये विद इन द जो इंफॉर्मेशन जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो ये मतलब बेसिक है और इसे तैयार करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मतलब ये हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं इसमें, अब ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया 2V का जो क्वेश्चन ये है, इसमें इंफॉर्मेशन देते हुए आपको x' और ये दिया गया, तो कहा जा रहा है कि ऑब्टेन द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ बीटा एंड ऑब्टेन द वेरिएंस एंड कोवेरिएंस बिटवीन इट्स कंपोनेंट। सो बीटा कैप इक्वल टू होता क्या है, यहाँ से x' का इनवर्स x' ये y होता है, इस फार्मूले पर रखेंगे एंड वेरिएंस ऑफ ये बीटा कैप इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर x' का इनवर्स ये होता है। तो देखिए आप इसमें इंफॉर्मेशन से ये दिया हुआ है, डायरेक्ट इसी फार्मूले पर रख के सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चंस और मतलब ये 2A 2B एंड 2C में अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो सिग्नल वेरिएशन इन टाइम सीरीज, कंपेयर रेशियो ट्रेंड एंड रेशियो मूविंग एवरेज, एक डेटा दिया गया है और उसको मतलब कंपेयर करके करना है, तो न्यूमेरिकल। ये तीनों क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ये हैं और इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, पर ये है कि आप मतलब अगर इन टॉपिक को सही से कवर किए हैं तो इस क्वेश्चंस में कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मतलब ट्विस्ट नहीं है कि इसे नहीं किया जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से ये है तो हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सेक्शंस ए का अगर देखते हैं तो 40 मार्क्स का ये हो गया और जस्ट उसके पहले के हम लोग 25 की बात करते हैं तो 65 मार्क्स। तो हमारे ये जो सेक्शंस ए के भी क्वेश्चंस आसानी से हो सकते हैं। इसके बाद जब आ जाइए अब यहीं से आप देखेंगे जो थर्ड ए थर्ड बी मिक्स्ड है। जनरली जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को आप देखते हैं तो 2 फुल क्वेश्चंस इकोनोमेट्रिक्स हो गया, 2 फुल क्वेश्चन सैम्पलिंग सर्वे हो गया एंड 2 फुल क्वेश्चंस अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से होता है, पर यहाँ पे मिक्स है। अब इसमें ऑर्डर एंड ऑड ऑर्डर एस्टिमेट ये ISS में मुझे जहाँ तक लगता है इतना जो पार्ट है फर्स्ट टाइम एज अ क्वेश्चंस में रखा गया है। बाकी ये जो देश राज एस्टिमेटर्स जो हो गया फॉर 2 इसका वेरिएंस निकालना है, ISS का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ये है, इतना पार्ट ये है, तो ये भी क्वेश्चंस किया जा सकता है, ठीक। क्योंकि जो ISS का प्रिपरेशन जो करता है ये इसको तैयारी करके ही चलता है, मतलब अगर सिलेबस को उन्होंने कवर किया है तो उनको मतलब ये चीज़ें हैं, तो ये भी किया जा सकता है। सेम ऐसे अगर आप ये देखेंगे 3B तो इसमें भी इंफॉर्मेशन मॉडल दिया गया है, U जो एरर जो दिया गया एरर एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, P मल्टीपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ऑब्टेन द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ ये सिग्मा स्क्वायर, आल्सो एग्जामिन इट्स अनबायस्डनेस। तो जो ये सिग्मा स्क्वायर होता है ये अनबायस्ड प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, ठीक।
MLE निकालने के लिए हमें इसको क्या एरर को, मतलब जो एरर टर्म होता है, इस एरर के माध्यम से लाइक्लीहुड फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ता है। और लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन करने से हम उस पर क्या करते हैं, जो हमारा MLE निकालने के लिए हम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। सो बीटा के लिए जो इसमें अगर मॉडल जो दिया गया है, वैसे होमोसिडासिटी बेस्ड ये मॉडल से ये है, तो MLE और इसमें जो एस्टिमेट है OLS एस्टिमेट दोनों सेम होगा। x प्राइम x का इनवर्स x प्राइम ये y हो जाएगा। और सिग्मा स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो जो सिग्मा स्क्वायर कैप स्क्वायर जो होता है SSE अपॉन ये n माइनस ये p होता है, सॉरी n माइनस p नहीं होता है, SSE अपॉन ये n होता है। इसमें n माइनस p होगा तो ये टर्म काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाएगा, पर यहाँ पे ये n होता है और SSE मतलब इसमें रेसिडुअल टर्म को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट ये करता है, तो y माइनस ये y कैप प्राइम y माइनस ये y कैप, ये देखना पड़ेगा एक बार। तो ये इसके इंफॉर्मेशंस को लेके, तो जब हम MLE के माध्यम से इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये निकल जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस, ठीक, ये भी क्वेश्चंस किया जा सकता है 3rd A। और अब आ जाइए बाकी का ये जो क्वेश्चन जो 3rd C दिया गया है, जो इंफॉर्मेशन देते हुए इसमें जो प्राइस व्हाट वाज द प्राइस इंडेक्स फॉर द फूड ग्रुप, तो ये एक बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन दे के इंफॉर्मेशन तो दिया गया। तो जो भी इंफॉर्मेशन तक हम लोग करते हैं तो ये भी क्वेश्चन ये हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3rd भी, इसमें बहुत कुछ चेंजेस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं और ये हो सकते हैं। तो 1st, 2nd, 3rd अगर इतने क्वेश्चंस हमने कर लिया, इट मीन्स हम 100 मार्क्स तक का क्वेश्चंस हमने कर ली यहाँ से। ऐसे ही अगर आप इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप लोग देखते हैं, तो जो बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन दे के जो इसमें जो पूछा जा रहा है एस्टिमेट से रिलेटेड, ठीक, इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करेंगे, ये मिक्स टाइप की क्वेश्चंस है, एक सैम्पलिंग है, दूसरा इकोनोमेट्रिक्स है और 3rd जो है इसमें अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है। अब ये स्टेट रैंक एंड ऑर्डर कंडीशंस ऑफ आइडेंटिफिकेशंस फॉर द स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिस्टम। तो जो सिस्टम है उसके लिए रैंक एंड ऑर्डर कंडीशंस को क्या करना है, बताना है, ठीक, आइडेंटिफिकेशंस के लिए। तो वो हो गया। और साथ में ये KGN मॉडल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल होता है इनकम डिटरमिनेशंस के लिए। तो इसमें ईच एंड एवरी इक्वेशंस को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम इसमें ऑर्डर कंडीशंस का यूज करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें ये भी क्वेश्चंस इजीली हो सकता है। बाकी इसके बेस्ड ये न्यूमेरिकल टाइप है, तो आप इसको पैरेलल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट कहाँ पे होगा, ये जो C वाला जो पार्ट है डिकी फ्लड, इसमें प्रॉब्लम ये होगा। लेकिन ये है कि अगर हम 40 में 25 हम लोग कर सकते हैं तो ये हमारा बैलेंस बनाया जा सकता है। बाकी अगर इसके भी अगर आपको फार्मूले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5A अगर आप देखते हैं, 5A जो रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशंस है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रिजल्ट बेसिस हैं उन्हीं को लेके ये क्वेश्चंस बनाया गया है। तो यहाँ से ये है। अब ये आप देखेंगे डर्विन वाटसन जो टेस्ट या डी स्टैटिस्टिक्स है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस हमारे अपने FLT में भी देखने को मिला था, तो यहाँ से ये कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस ये SC गुप्ता की जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है डायरेक्ट वहीं से एग्जाम्पल उठा लिया गया, ठीक। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ISS में एक बार क्वेश्चंस आया हुआ है, तो हो सकता है वो रिपीट है, पर ये कि ये आपको देखने को तो जब SC गुप्ता के अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में लगभग 5-7 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको बताया भी जाता है कि आप इसको तैयार करके आप अपने एग्जाम में जाइए। तो जिन्होंने उसकी तैयारी करके गया होगा तो वो उस मतलब क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब यहाँ से ये आ जाइए लिस्ट स्क्वायर जनरल लीनियर मॉडल ये दिया, एक GLAM दिया हुआ है और ये एक रिस्ट्रिक्शंस ये है। तो इस रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे हमें क्या करना है, पैरामीटर को एस्टिमेट करना है।
एक जो हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, एन एप्सिलॉन जो होता है ये एन मल्टीवेरिएट नॉर्मल को फॉलो करता है, मीन वेक्टर जीरो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ये आई होता है। तो यहाँ पे पैरामीटर एस्टिमेशंस के लिए हम जो बीटा कैप की बात करते हैं, यहाँ से एक्स प्राइम एक्स का इनवर्स एक्स प्राइम ये वाई, तो ये इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर ये एक रिस्ट्रिक्शंस दे दिया गया, इस रिस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये जनरल लीनियर मॉडल का एक मॉडिफाइड वर्जन हम ये कह सकते हैं, ठीक, कि अंडर गिवन रिस्ट्रिक्शंस उसके पैरामीटर को एस्टिमेट करना है। तो ये आईएसएस जस्ट इसके प्रीवियस ईयर पहले भी क्वेश्चंस आया हुआ है और इस बार भी ये क्वेश्चन यहाँ से रखा गया है। ऐसे ही सी आ रही है, डिस्क्राइब द स्कोप एंड प्रॉब्लम विच जनरली अकर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। थ्योरेटिकली बेस्ड ये क्वेश्चंस है, इनको भी किया जा सकता है। सेम आ जाइए इसमें, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द क्युमुलेटिव टोटल फॉर ड्राइंग द पीपीएस सैंपल, एक्सप्लेन लैरी मेथड फॉर ड्राइंग द पीपीएस। क्युमुलेटिव टोटल मेथड एंड लैरी मेथड्स मोस्ट फेमस ये क्वेश्चंस ये हैं, आईएसएस के रिपीटेड क्वेश्चंस ये हैं, और ये तैयारी करके मतलब मैक्सिमम ऑफ जो कैंडिडेट इसकी तैयारी करके ही जाते हैं। तो इस बार भी इस क्वेश्चंस को उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक, मतलब कर लिए होंगे। ऐसे ही इस पे बेस्ड एग्जाम्पल दिया गया है। अब नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेटेरोसिडास्टिक डिस्टर्बेंस इन जनरल लीनियर रिग्रेशंस मॉडल एंड आल्सो एक्सप्लेन देयर कॉन्सिक्वेंसेस। हेटेरोसिडास्टिटी हो गया, उसके बाद उसमें मल्टी कोलिनियरिटी हो गया, ऑटो कोरिलेशंस हो गया। हम जब किसी मॉडल में ये प्रेजेंट ये होता है तो एक तो उसके अनबायस एस्टीमेट पे क्या इम्पैक्ट ये पड़ता है और क्या वो कंसिस्टेंट होता है कि नहीं होता है, एसिम्प्टोटिकली वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक। तो ये सब उसके कॉन्सिक्वेंसेस के इनसाइड ये आते हैं। तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। मॉडल को डिफाइन करना, एस्टिमेशंस की बात करना, फिर एस्टिमेशन से उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लिख देना है। तो क्वेश्चंस ये किया जा सकता है। सेम आ जाइए इसमें बाकी के जो डिफरेंशिएट बिटवीन द फिक्स बेसिस एंड चेन बेसिस इंडेक्स नंबर, एकदम थ्योरेटिकल बेस्ड ये क्वेश्चंस है। इन विच टाइप ऑफ सिचुएशंस चेन बेसिस इंडिसेस आर डिराइव्ड, राइट मेरिट एंड डीमेरिट, टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। अब बस यही है कि जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस है तो क्या हम लोग उतना थ्योरी पढ़ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और अगर हम थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो लिखने की बात आती है। तो एक होता है कि हम लोग थ्योरी को पढ़े फार्मूले और डायरेक्ट उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। तो अगर थ्योरेटिकल पार्ट भी हमारा सही से है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होगी। बाकी ये इंडेक्स नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछा गया है तो किया जा सकता है। ऐसे ही आ जाइए, ये क्लस्टर सैम्पलिंग से ये है, क्लस्टर सैम्पलिंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का दोनों का क्वेश्चंस का पैटर्न एक ही है, लगभग थ्योरेटिकल पार्ट भी लगभग मिलता जुलता है। तो ये मतलब एक तरीके से उसका प्रूविंग पार्ट ये पूछा गया है। ऐसे ही सेम अगर आप आ जाइए 8B में, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑटो कोरिलेशंस डिस्टर्बेंसेस इन जनरल लीनियर रिग्रेशंस मॉडल। देखिए, एक GLM की बात किया जाता है और एक जनरल लीनियर रिग्रेशंस मॉडल, दोनों के कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, एक माइनर सा डिफरेंस होता है। जब हम जनरल लीनियर रिग्रेशंस मॉडल की बात करते हैं तो इसमें जो रिस्पॉन्स वेरिएबल्स और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स दोनों आ जाता है। और अगर हम लोग जब GLM की बात करते हैं तो GLM के इनसाइड जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होता है वो कभी कभी जस्ट लाइक एक कांस्टेंट की तरह भी क्या करता है, वो ट्रीट ये करता है, ठीक। तो एक माइनर सा एक डिफरेंस ये है देखने को मिलता है, पर मॉडल एज अ सेम। तो थ्योरेटिकल पार्ट भी क्या है, सेम है। तो इम्पैक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशंस या हेटेरोसिडासिटी अगर एज इट मॉडल में प्रेजेंट ये हैं तो उसके अपने क्या इम्पैक्ट ये है। तो ये सेम एक इसमें अगर आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन दिया गया रैंडम वॉक ड्रिफ्ट, ये एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ट्रेंड स्टेशनरी टाइम सीरीज, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंस स्टेशनरी टाइम सीरीज
डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड एंड टाइम सीरीज इंटीग्रेटेड ऑफ द ऑर्डर टी। तो कुछ इसमें न्यू और कुछ जस्ट एक प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। तो ओवरऑल हम स्टैट थर्ड पेपर की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पेपर इस बार ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक। और थ्योरेटिकल के साथ साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक है उन ट्रेडिशनल टॉपिक को लेके क्वेश्चंस ये हैं। ट्रेडिशनल टॉपिक इट मीन्स ये जैसे मॉडल तो OLS, GLS, मल्टीकोलिनियरिटी एंड हेटेरोसिडासिटी, इस तरीके के क्वेश्चन। उसमें कुछ ऐसा कोई ट्विस्ट करके ये क्वेश्चंस ये नहीं बना है। तो ओवरऑल ये जो पेपर स्टैटिस्टिक्स थर्ड पेपर है एज टू अगर हम लोग कंपेयर करते प्रीवियस ईयर से तो इजी है और इसमें मतलब इस बार का ये स्कोरिंग भी है। अगर हम लोग सही से कॉम्बिनेशंस बना लिए होंगे तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें मार्क्स भी उठने वाले हैं, ठीक। सेम आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं जो इसका अपना जो लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर इट मीन्स ये स्टैटिस्टिक्स फोर्थ पेपर है। तो फोर्थ पेपर के इनसाइड टोटल 7 ऑफ यूनिट्स हैं एंड 7 ऑफ यूनिट्स में जिसमें अगर हम लोग देखते हैं सेवन ऑफ यूनिट्स के इनसाइड तो डेमोग्राफी हो गया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया, इसमें SQC हो गया, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर इसमें ऑपरेशन रिसर्च एंड रिलायबिलिटी फंक्शंस ये हो गया एंड क्लिनिकल ट्रायल एंड उसमें प्रोग्रामिंग विद C&R। इनको मिला के ये क्वेश्चन पेपर ये तैयार किया जाता है। फिलहाल हम अपने कोर्स के इनसाइड जो IAS के लिए हमारा अपना जो कोर्स चलता है उस कोर्स में हम डेमोग्राफी, मल्टीवेरिएट एनालिसिस और उसके बाद SQC और डिजाइन को लेकर हम चलते हैं। तो हम इस सेशंस के इनसाइड हम उन्हीं टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे और उनके अपने पैटर्न और किस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछा गया है हम उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। चलिए यहां से ये ऑपरेशन एंड रिसर्च का है तो हमने इसको अपने कोर्स के इनसाइड लेके नहीं चला है तो हम इस पे बात नहीं करते हैं ज़्यादा। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें जो इस बार जो डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स का है। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही इजी बनाया गया है, ठीक। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ठीक। और इसमें से मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस हमारे जो अपने जो FLT जो कराया गया थे इस बार 2026 का लगभग वही से क्वेश्चन इस बार है देखने को मिला, ठीक। तो थ्योरेटिकल बेस्ड ये क्वेश्चंस है, बहुत कुछ ऐसा इसमें न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। जैसे डिफाइन द सेंट्रल मोर्टेलिटी एंड फोर्स मोर्टेलिटी आप इसमें देख सकते हैं 3A 3B, हाँ। तो डिफाइन करना है, फिर इसमें रिलेशंस बताना है, क्रूड डेट रेट विद द लिमिटेशन स्टैंडर्ड डेट रेट ये क्वेश्चंस कहा जा रहा है। फिर यहाँ से गोमफर्ट जो फार्मूला है उसके फिटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चंस ये हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये PX एंड MUX में क्या है रिलेशंस ये है और ये लाइव टेबल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये इसके पांचों क्वेश्चंस इजीली किया जा सकता है। तो आप में से जिनका भी कॉम्बिनेशन इस बार डेमोग्राफी का होगा वो बहुत ही अच्छे से इस यूनिट्स को वो कर लिए होंगे, ठीक। ऐसे ही आ जाइए, अब ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट ये है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये बर्थ और सर्वाइवल फैक्टर बेस्ड ये जो दिया गया है तो इसमें जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, TFR हो गया, GRR हो गया, NNR न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो इसे किया जा सकता है। और उसी के कंपैरिजन में ये जो क्वेश्चन ये है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक नया है देखने को मिला है इस बार। ऐसे ही इंफॉर्मेशन बेस्ड ये क्वेश्चन जो हैं
तो अगर इसके कंपैरिजन में ये बी ए और बी इजीली किया जा सकता है तो 25-25 मार्क्स हमें 2 ही इसमें करना है, तो हम इसको कर सकते हैं। सेम आ जाइए, इस सबसे इजी तो एक ये है कि व्हाट इज इंटरनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशंस, डिस्कस वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ इंटरनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशंस। अब ये क्वेश्चन 25 मार्क्स का आया हुआ है, तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा वो एक उनके माइंड में एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया होगा कि अरे इसका आंसर हम लोग कितना लिखें, इंटरनल माइग्रेशंस क्या होता है, और अगर विद इन द कंट्री जो पॉपुलेशंस का क्या होता है, पीपल का जो मूवमेंट होता है एक प्लेस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर हम कंट्री की बात करते हैं इट मीन्स इंटरनल हो गया, और वन कंट्री टू अनदर कंट्री अगर मूवमेंट होता है तो वो क्या होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशंस होता है। तो वो हो गया हमारा एक लाइन का। लेकिन हमको 10 मार्क्स में इसका क्या करना, आंसर ये लिखना है, तो एक कंफ्यूजन सा होगा कि कितना लिखे कितना न लिखे। पर ये है कि पहले तो माइग्रेशंस होता है क्या है, क्लासिफिकेशन 2 टाइप इंटरनल इंटरनेशनल माइग्रेशंस हो गया, फिर हम डिफिनीशन और उसके बाद एक बेसिक सा एग्जाम्पल देंगे कि इस ईयर में इस अगर अपने ही नेशंस की बात करते हैं तो इस स्टेट से दूसरे स्टेट में कितने लोगों का मूवमेंट हुआ था। तो एक हमको एक रियल डेटा इसमें अगर रखेंगे तो हमारा काफ़ी अच्छा खासा इसका आंसर ये बनेगा। तो इजी था, डेमोग्राफी इजी है और इसे आसानी से किया जा सकता है। सेम अगर ऐसे ही आ सकते हैं, जो नेक्स्ट जो इसमें एसक्यूसी था, इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल का जो यूनिट था ये भी इस बार बहुत ईजी बना हुआ था। ठीक, कुछ क्वेश्चंस आईएएस के प्रीवियस ईयर से ही रिपीट किए गए हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही है। तो डेमोग्राफी और एसक्यूसी जिनका भी कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछे गए हैं, इसमें ये सब क्वेश्चंस मतलब मैक्सिमम लोग इसका प्रैक्टिस करके ही जाते हैं, तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन से आसानी से किए जा सकते हैं। बाकी का अगर ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं तो मतलब इसको निकाला जा सकता है। सेम आ जाए मल्टीवेरिएट में, मल्टीवेरिएट में थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिला है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आईएएस का रिपीटेड क्वेश्चन ये है। यहाँ से अगर आप देखते हैं ये भी रिजल्ट बेसिस पे ही क्वेश्चन, लीनियर कॉम्बिनेशंस की बात किया जा रहा है, तो लीनियर कॉम्बिनेशंस भी एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेगा, बट उसके इन्फॉर्मेशंस को बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूसार डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी इसको इन टर्म ऑफ हॉटलिंग टी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की अगर बात किया जा रहा है तो वहाँ से ये, या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो वो तो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि कैसा इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है। बाकी ये बेज क्लासीफायर से रिलेटेड ये है। तो इसका जो क्वेश्चन जो है, जैसे इसमें ई कोरिलेशंस मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, एंड कोरिलेशंस मैट्रिक्स से हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट ये निकालना है, तो इसका अपना आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर के माध्यम से चलें, या अगर ये कोरिलेशंस का जो एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर्स को अगर फॉलो करता है तो हम उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। पर यह है कि क्वेश्चन जो दिया गया थ्योरेटिकल बेस्ड ये है, और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये होता है कि नंबर कटने के चांस ये होते हैं, पर ये कि अगर हम उसकी प्रूविंग सही तरीके से कर ले जाते हैं तो मार्क्स भी हमें काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो है इसको भी मतलब एज ए स्कोरिंग है, और जैसे ये क्लासीफायर से रिलेटेड ये है, क्लासिफिकेशन बेस्ड हम कह सकते ये है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगर उसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किए तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही सेम आ जाइए, अब ये क्वेश्चन दिया गया जस्ट पहले से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन ये है। अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस में जो क्वेश्चन जो पूछा गया इस बार, इसमें से ऐसे मतलब ये भी हमारे अपने एफएलटी के इनसाइड इंक्लूड किया गया था। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 को भी अगर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन भी देखने को हमारे एफएलटी के इनसाइड मिला था। फिर ये जो सी वाला पार्ट ये है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, ऐसा नहीं कि एज इट यही क्वेश्चन ही है, माइनर सा चेंजेस, बट ये कि इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट ये था। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है, हाइपोथेसिस इक्वलिटी मेजरमेंट ऑफ द ट्विंस,
तो ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन इस बार देखने को मिल रहा है, सी वाला जो क्वेश्चन ये, और बाकी ये जो जस्ट इसके जो टी डी है वो एज इट इसके न्यूमेरिकल पार्ट ये बेस है। तो हम ये कह सकते हैं मल्टीवेट एनालिसिस का जो क्वेश्चन इस बार जो था थ्योरेटिकल था, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल था ये। और अगर न्यूमेरिकल होता है तो आसानी से किया जा सकता है, बट थ्योरेटिकल होता है तो क्या हम वहाँ तक उन चीज़ों को कवर किए कि नहीं किए हैं उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ऐसे ही सेम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है 11th A, और बाकी जो है कुछ क्वेश्चंस ये भी सी भी कुछ नए तरीके से देखने को मिला गया है क्वेश्चंस ये, और डी जो एज इट जो इसका अपना जो ट्रेडिशनल पैटर्न है, ट्रेडिशनल पैटर्न को लेके ही क्वेश्चंस ये हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन मिसिंग इंफॉर्मेशन उसके वैल्यू बेसिस को क्या करना है, निकालना है आरबीडी के इनसाइड, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के इनसाइड। यहाँ से ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है, तो एनोवा हमें क्या करना, प्रिपेयर्ड ये करना है, वन वे क्लासिफिकेशन बेस्ड ये क्वेश्चंस ये है। ऐसे ही ये CRD एक क्वेश्चन उसके थ्योरेटिकल पार्ट बेस्ड हमें क्या करना, लिखना है। और अगर ये देखेंगे तो टू वे क्लासिफिकेशंस, टू ऑब्जर्वेशन पर सेल पे ये क्वेश्चन ये डिजाइन ये किया गया, तो एक एनोवा बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल टाइप का ये क्वेश्चन है, बस ये कि हम उस थ्योरेटिकल पार्ट को अगर किए हैं तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का भी क्वेश्चन ये किया जा सकता है। पर ये है कि ये डेमोग्राफी और SQC के कंपैरिजन में ये पेपर मतलब ये टफ था थोड़ा सा। ऐसे हम मल्टीवेट एनालिसिस की बात करते हैं तो वो भी क्या है, एक तरीके से टफ ही है। पर ये कि जिनका कॉम्बिनेशन इस बार डेमोग्राफी और SQC होगा उनका पेपर बहुत ही अच्छे से गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से टोटल हम ये कह सकते हैं 6 पेपर्स, और 6 पेपर्स में जनरल इंग्लिश जनरल स्टडी हो गया, स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, और स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड पेपर की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, एज ए डिस्क्रिप्टिव बेस्ड ये पेपर से ये है। तो जब डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर से हैं तो इस तरीके टोटल 6 आप ये पेपर्स इसमें हो गए। तो ओवरऑल जब हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किए, पैटर्न को लेकर डिस्कस किए, तो इनका कंक्लूजन्स क्या निकला। ठीक, एक ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है, इनके अपने जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो क्या जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसके कंपैरिजन में इसका लेवल टफ है या इजी था या किस तरीके से था। तो हम ये कह सकते हैं अगर इन सभी पेपर्स मतलब सभी पेपर्स को देखने के बाद और हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो इस बार का पेपर इजी है। ठीक, अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो किया जा सकता है, स्कोरिंग मार्क्स ये है। ठीक, तो आप में से जो भी कैंडिडेट अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से फॉलो करके गए होंगे और साथ में आप में से जो हमारे FLT को फॉलो किए होंगे तो ये पेपर्स को मतलब ये जो पेपर्स था इनको बहुत अच्छे से आप लोग किए होंगे। ठीक, और बाकी कुछ जो ऐसे हैं जो अपना खुद का प्रिपरेशंस किए होंगे और सभी टॉपिक को किए होंगे तो उनका भी काफ़ी अच्छे से गया होगा। ठीक, तो ओवरऑल पेपर ठीक था, अच्छा था, स्कोरिंग था, किया जा सकता है। अब एक माइंड में आता है कि क्या इसका कट ऑफ कैसा बन सकता है, अक्सर ये होता है। तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाला है। ठीक, जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसी के नियर हो, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये नहीं कि अब माइंड में एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लेना है कि नहीं इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पेपर थोड़ा सा इजी है तो कट ऑफ ये हो सकता है, वो हो सकता है। नहीं, एज इट जो प्रीवियस ईयर का जो अपना जो कट ऑफ है उसी के नियर अबाउट ये इस बार के भी कट ऑफ ये बनेंगे। पर उसका हमें चिंता नहीं करना है। आप में से जो भी कैंडिडेट इस बार एग्ज़ाम दिए होंगे तो उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा और अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे। तो अब आपका रिजल्ट का आपको वेट करना चाहिए और उसके साथ साथ मेरा ये भी एक सजेशन है, रिजल्ट का तो वेट आपको करना ही करना है, लेकिन आपको अपने प्रिपरेशंस में ब्रेक आपको नहीं लगाना है।
आप अपने थोड़ा सा आप एक रेस्ट मोड ले सकते हैं, 5 हफ्ते दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का एक रेस्ट लीजिए एंड देन फिर आप अपने एग्जाम पे लग जाइए। ठीक, जो जैसा भी रिजल्ट आए वो एक अलग मैटर करता है, पर यह कि हमें अपना जो हमारा जो एक कंटिन्यूटी है स्टडी को लेके, मतलब इस एग्ज़ाम की स्टडी को लेके, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से आप इसको तैयारी करिए। और आप में से जो भी कैंडिडेट यूपीएससी आईएएस 2027 एंड 2028 को अगर टारगेट करके चल रहे हैं तो उसके लिए हमारा अपना बैच आने वाला है। और ये बैच हमारा ये 1 जुलाई को पब्लिश हो रहा है और इसके अपने जो क्लास ये 10 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। तो कोर्स का जो अपडेट आपको बहुत जल्दी आपको बता दिए जाएंगे। और जो भी 2027 का टारगेट करके चल रहे हैं या 2028 का टारगेट करके चल रहे होंगे वो उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी हमारे अपने कोर्स के माध्यम से वो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। और नेक्स्ट सेशंस में हम लोग जो इनके अपने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम लोग यूनिट वाइज, जैसे स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी से 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 20 में से हम 10 से 12 क्वेश्चंस को पिक करेंगे, उनके सॉल्यूशंस के साथ हम लोग लेकर डिस्कस करेंगे। ऐसे सेकेंड यूनिट स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, लीनियर मॉडल, स्टैटिस्टिकल डिफरेंस हो गया, इन सभी को हम लोग 15-15, 20-20 क्वेश्चंस का एक कलेक्शंस बना के हम लोग यूनिट वाइज लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, सो थैंक यू।